इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ग्लोबलाइजेशन एक विश्व स्तर पर मुद्दा है, वैश्वीकरण। आज अपन जो पूरे संसार, पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक समसामयिक मुद्दों में सम्मिलित है, विशेष करके जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उन मुद्दों में एक ग्लोबलाइजेशन का एक जबरदस्त मुद्दा है वैश्वीकरण। हालांकि वैश्वीकरण का इतिहास आज से 200 से 300 वर्ष पुराना है, आज का नहीं है। इसका इतिहास आज से, यानी कि वैश्वीकरण का इतिहास आज से 200 से 300 वर्ष पुराना है, जब पश्चिमी देशों ने एशिया एवं अफ्रीका में अपना प्रभाव जमाकर, जब पश्चिमी देशों ने, पाश्चात्य देशों ने एशिया एवं अफ्रीका में अपना प्रभाव जमाकर, एशिया एवं अफ्रीका में प्रभाव जमाकर यहां के आर्थिक जीवन को प्रभावित किया, आर्थिक जीवन को प्रभावित किया था। लेकिन इसका आधुनिकीकरण नूतन है, इसका मॉडर्नाइजेशन, इसका आधुनिकीकरण नवीन है, नूतन है। इस दिशा में तीव्र प्रसार विगत 3 दशकों में, तीव्र जो प्रसार है वो पिछले 3 दशकों में, विशेष करके जो 30 सालों में, पिछले 3 सालों में ही हुआ है। भारत में यदि देखें तो ये जो सार्वभौमीकरण, एक जो सार्वभौमीकरण का जो एक विचार है, जिसको वैश्वीकरण भी कहते हैं, सार्वभौमीकरण या वैश्वीकरण का जो मुद्दा है वो 1980 के दशक में शुरू हुआ। कहने का मतलब यह है कि भारत में सार्वभौमीकरण का वैश्वीकरण या जो वैश्वीकरण है वो 1980 के दशक में शुरू हुआ भारत में। भारत में कब हुआ ये भारत में ये मुद्दा, जो सार्वभौमीकरण का मुद्दा, विशेष करके जो ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा, वैश्वीकरण का मुद्दा, वो भारत में 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ। भारत में, विशेष करके भारत में 1980 के दशक में शुरू हुआ। यानी कि ये जो भारत में जो ये मुद्दा है वैश्वीकरण का, वो 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब निवेशकों को छूट दी गई। उस टाइम क्या हुआ था, जो विदेशी निवेशक थे, विदेशी निवेशकों को विशेष करके छूट दी गई थी। लेकिन जो इस वैश्वीकरण में 1980 में सर्वप्रथम जो 1991 से, सर्वप्रथम 1991 से जो प्रभावी हुआ था, जो सर्वप्रथम 1991 से प्रभावी हुआ ही है। 1980 में तो शुरू हुआ, और विशेष करके सबसे पहले जो प्रभावी ढंग से जो लागू हुआ था या प्रभाव था 1991 से प्रभावी हुआ था, जब बजट में, मतलब विशेष करके बजट में रुपए की जो परिवर्तनीयता है, परिवर्तनीयता पर सहमति दी गई। 1991 से प्रभावी हुआ सबसे पहले। इससे पूर्व 1990 में विश्व बैंक ने, यानी 1990 में विश्व बैंक ने भारत को जो, मतलब यह कह दिया था, विश्व बैंक ने भारत को यह उस टाइम है वो कह दिया था कि जो उस टाइम वर्ल्ड बैंक जो था उस समय, इससे पूर्व जो 1991 से प्रभावी हुआ, और 1990 में विश्व बैंक
ने भारत को यह जो कह दिया था या जो कह की आयात जो उदारीकरण शब्द आता है कि उदारीकरण को बड़े पैमाने पर लागू किया जाए, उदारीकरण को बड़े पैमाने पर लागू किया जाए, यह सुझाव दे दिया था विश्व बैंक ने 1990 में भारत को यह सुझाव दिया था कि किसने दिया था? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने 1990 में सुझाव दिया था कि आयात उदारीकरण को बड़े पैमाने पर लागू किया जाए। इस प्रकार जो विदेशी आर्थिक नीति में उदारीकरण जो प्रदान किया गया था उसको सार्वभौमिकरण की उस समय भौमिकीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन सार्वभौमिकीकरण की नींव डाली गई थी। उत्पादन एवं निवेश पर नियंत्रणों को कम करने हेतु घरेलू उदारीकरण को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप एवं प्रतिबंधों में कमी आई और इससे स्पष्ट यह हुआ कि 1990 एवं 1991 की आर्थिक जो परिस्थितियां थी उनमें भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष थी और विश्व बैंक द्वारा जो थोपे गए संस्थात्मक जो रचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाने के लिए विश्व स्तर पर जोर दिया गया था, विशेष करके विवश किया गया था। सार्वभौमिकरण इस संरचनात्मक समायोजन का ही एक हिस्सा है। देश की अर्थव्यवस्था की विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना ही सार्वभौमिकीकरण, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि वैश्वीकरण को, यदि ग्लोबलाइजेशन को, सार्वभौमिकरण को यदि डिफाइन करें तो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकृत करना ही सार्वभौमिकरण, भूमंडलीकरण एक ही बात है, या जो वैश्वीकरण है ये कहलाता है। इस प्रक्रिया में पूंजी एवं वस्तुओं तथा सेवाओं, एवं श्रमिक और संसाधन परस्पर एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो वैश्वीकरण की या सार्वभौमिकरण की या भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो पूंजी एवं वस्तुओं व सेवाओं, श्रमिक और संसाधन परस्पर एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यदि भारत की भूमिका देखें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में विदेशी कंपनियों को भारत की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में निवेश करने की अनुमति देकर के अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग की अनुमति देना, मात्रात्मक प्रतिबंधों को खत्म करके उनके स्थान पर प्रशुल्कों को प्रोत्साहित करना तथा बाद में प्रशुल्क भी कम करके आयात उदारीकरण को लागू करना प्रमुख है। यानी कि वैश्वीकरण के यदि इफेक्ट देखें, इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के प्रभाव पर एक नजर डालें तो पिछले 2 दशकों में धीरे धीरे प्रभावी हुए जो वैश्वीकरण के प्रभाव पिछले जो दशक में ही कुछ विशेष करके लास्ट जस्ट दशक में महसूस किए गए हैं इनके प्रभाव। यानी कि 2 दशकों में धीरे धीरे जो प्रभावी हुए वैश्वीकरण के प्रभाव पिछले दशक में ही महसूस किए गए हैं।
जिसके अंतर्गत विदेशी जो सेक्टर है, विशेष करके जो एक विदेशी सेक्टर है और भारतीय उद्यमों को लाभ हुआ है। विदेशी सेक्टर एवं भारतीय उद्यमियों को लाभ हुआ है। इस प्रक्रिया के प्रमुख प्रभाव कुछ अपन इस प्रकार से जान सकते हैं। जैसे पहला प्रभाव देखें तो भारत के विदेशी जो विनिमय भंडार है उनमें वृद्धि हुई है। यानी कि वैश्वीकरण के प्रभाव में सबसे एक नंबर पर भारत के जो विदेशी विनिमय है, भारत के विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि हुई है, जिसके अंतर्गत 1992 में 1100 मिलियन डॉलर से बढ़कर के और 1995 में ही यह 2000 मिलियन डॉलर हो गया था। 1992 में कितना था? 1992 में 1100 मिलियन और आगे जाकर के 1995 में 2000 मिलियन। यानी कहने का मतलब यह है कि जो 1100 1992 में था और आगे जाकर के विशेष करके ये 1995, 96, 97 में ये आगे जाकर के 20,000 से भी मिलियन डॉलर से भी अधिक हो गया। दूसरा प्रभाव, निर्यात आयात पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। निर्यात आयात पर भी सकारात्मक इसके प्रभाव पड़े हैं। तीसरा, आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। यानी कि तीसरा प्रभाव इसका, आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। आत्मनिर्भरता है उसमें बढ़ोतरी हुई है। चौथा प्रभाव, चालू खाते में घाटा कम हुआ है। जो चालू खाता है सेविंग में घाटा कम हुआ है। यानी कि जो करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है उसमें चालू खाता जो सेविंग अकाउंट है यानी कि चालू खाते में घाटा कम हुआ है। और पांचवा प्रभाव देखें तो विदेशी ऋण भार में कमी आई है। विदेशी ऋण भार में कमी आई है। छठा प्रभाव देखें तो धीरे धीरे जो भारत की क्षमताओं पर भी विदेशी निवेशकों के विश्वास में वृद्धि हुई है। यानी कि धीरे धीरे भारत की जो क्षमताओं पर, जो भारत की क्षमताएं हैं उन पर विदेशी निवेशकों के विश्वास में वृद्धि हुई है, जिससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निर्यात की दर भी तीव्र गति से बढ़ी है। कहने का मतलब ये है तीव्र हुई है, इसकी गति तेज हुई है। यानी कि देश में जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट विदेशी निवेश की दर भी तीव्र हुई है। इस प्रकार से वैश्वीकरण के प्रभाव मोटे मोटे रूप से विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि, निर्यात आयात पर जो सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट, आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में आत्मनिर्भरता, चालू खाते में घाटा कम और विदेशी ऋण भार में कमी और भारत की क्षमताओं पर विदेशी निवेशकों में विश्वास का बढ़ना। इस प्रकार से ये वैश्वीकरण के प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव, विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश को तीव्र, मतलब विदेशी कंपनियों के द्वारा निवेश तो तीव्र हो गया, विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश तो तीव्र हो गया, लेकिन इसका प्रभाव भारतीय उद्यमों पर भी पड़ा। इसका प्रभाव किस पर पड़ा? भारतीय उद्यमियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जिसके कारण है एक जिसको बोलते हैं अपने असमान प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई, असमान प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। और यह प्रतिस्पर्धा जो एक मजबूत बहु राष्ट्रीय निगमों एवं कमजोर भारतीय उद्यमों के मध्य बनी रही। जो ये प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई थी वो प्रतिस्पर्धा मजबूत बहुराष्ट्रीय निगमों एवं कमजोर भारतीय उद्यमों के मध्य बनी। इसके परिणाम स्वरूप अनेक बड़ी कंपनियों ने तो
भारतीय छोटी इकाइयों को अपने में ही संभालिया, अपने में ही संभालिया, जबकि कुछ अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। इस प्रकार भारत वैश्वीकरण का वैश्वीकरण का यदि अर्थ बताते हुए भारत पश्चिमी बंगाल के एक सांसद है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि भारत वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए पश्चिमी बंगाल के एक सांसद ने कहा था कि वह तो भारत के लिए हाथियों के झुंड में एक चूहे के घुसने जैसी स्थिति होगी। ये किसने कहा था? पश्चिम बंगाल के एक सांसद ने कहा था भारत वैश्वीकरण को अर्थ बताते हुए, भारत वैश्वीकरण यानी भारत ग्लोबलाइजेशन का अर्थ बताते हुए कह दिया कि भारत के लिए क्या होगा? हाथियों के झुंड में एक चूहे के घुसने जैसी स्थिति होगी। ये भारत के लिए कहा था, भारत वैश्वीकरण के लिए पश्चिम बंगाल के एक सांसद ने। कुछ आलोचकों ने भी यहां तक कह दिया था कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर भारतीय कंपनियों पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी प्रभुत्व की दिशा में बढ़ रही है। विकास का पर्यावरण पर यदि प्रभाव देखें, इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन एनवायरमेंट, इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन एनवायरमेंट, विकास का पर्यावरण पर प्रभाव। जो प्रकृति पर आक्रमण का पर्याय बनती जा रही है, हम जो प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, प्रकृति के अभिन्न हम अंग हैं अपन, और हर आवश्यकता के लिए, हर आवश्यकता के लिए उस पर निर्भर है, हर आवश्यकता के लिए उस पर निर्भर है, तथा निरंतर प्रकृति के दौर की बात करते हैं, निरंतर प्रकृति के दोहन की बात करते हैं। लगातार प्रकृति के दोहन की बात तो अपन कर लेते हैं। मानव निरंतर विकासशील रहता है, मानव हमेशा विकासशील रहता है तथा अपने प्राकृतिक परिवेश का विविध रूपों में दोहन करके परिवर्तन करता रहता है। यह एक सीमा तक ही संतुलित रहता है, यह एक सीमा तक ही संतुलित रहता है, लेकिन जब संसाधनों की उपलब्धता घटने लगे, जब संसाधनों की उपलब्धता घटने लगी है, संसाधनों की उपलब्धता घटने लगती है तथा इसके प्रयोग से पर्यावरण संतुलन बिगड़ने लगता है, तो पर्यावरण प्रभावित होता है, पर्यावरण प्रभावित होता है। कहने का मतलब, आज मानव ने पिछली 2 शताब्दियों में जो विकास के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को काफी प्रभावित किया है, पिछली 2 शताब्दियों में मानव के विकास ने पर्यावरण को काफी प्रभावित किया है, और वर्तमान में विकास के पर्यावरण पर, वर्तमान में जो विकास है
उसके पर्यावरण पर कुछ प्रभाव दिखाई देते हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो प्रभाव है जो पर्यावरण प्रदूषण का है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इसका पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो प्रभाव देखा जाता है वो किसका देखा जाता है? पर्यावरण जो अपन विकास का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण सबसे पहला प्रभाव। किसका? पर्यावरण प्रदूषण सबसे पहला जो प्रभाव है वो पर्यावरण प्रदूषण। कैसे डिफाइन करें तो पर्यावरण प्रदूषण का मतलब, पर्यावरण प्रदूषण जैसे वायु, जल, स्थल, सबसे विकास का जो पर्यावरण पर प्रभाव है वो पर्यावरण का प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और पर्यावरण प्रदूषण है वायु, जल और स्थल, जिसको मृदा प्रदूषण बोलते हैं, उसके रासायनिक, भौतिक, उसके जैविक जो गुणों में होने वाले ऐसा एक अवांछनीय परिवर्तन है। कहने का मतलब पर्यावरण प्रदूषण वायु, जल व स्थल के रासायनिक, भौतिक व जैविक गुणों में ऐसे होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन है जो कि मानव जीवन, औद्योगिक प्रगति की परिस्थितियों एवं सांस्कृतिक भंडार के लिए अत्यंत हानिकारक है। जो सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर उनके लिए अत्यंत हानिकारक है। दूसरे शब्दों में पर्यावरण के जो प्राकृतिक संतुलन की एक आनुपातिक संरचना है उनमें मानवीय हस्तक्षेप से, आनुपातिक संरचना है उनके मानवीय हस्तक्षेप से जो अवांछित तत्वों द्वारा परिवर्तन की जो दशा है उसको पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। वर्तमान में भारत में मुख्य रूप से जल, वायु, ध्वनि, भूमि और रेडियोधर्मी प्रदूषण दृष्टिगोचर हो रही है। एक वाटर क्राइसिस जिसको बोलते हैं अपने, जल संकट, ये एक प्रभाव देखा जाता है। जल संकट, भारत में भूजल का सर्वाधिक दोहन, भारत में भूजल का सर्वाधिक दोहन है कृषि में सिंचाई के लिए किया जाता है। भारत में भूजल का सर्वाधिक दोहन कृषि में सिंचाई के लिए किया जाता है। कुल शुद्ध जल का 69%, 69% हिस्सा कृषि कार्यों में प्रयुक्त होता है, कृषि कार्यों में प्रयुक्त होता है। और शेष जो 23% है वो उद्योगों व 8% घरेलू उपयोग में लिया जाता है। उद्योगों में 23% और घरेलू उपयोग में 8%। किसका? भूजल का। भूजल का सबसे ज्यादा दोहन कृषि और सिंचाई में किया जाता है और कुल शुद्ध जल का 69% हिस्सा कृषि कार्यों में प्रयुक्त होता है और 23% उद्योगों और 8% घरेलू उपयोग में लिया जाता है। पिछले 4 शताब्दियों में, 4 दशकों में कृषि से आए जो क्रांतिकारी परिवर्तन हैं उनमें जल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है तथा इस मांग की पूर्ति के लिए शुद्ध भूजल के द्वारा की जाती है जो आपूर्ति, उसमें एक और जो वैज्ञानिक कृषि है वो
एक मन चाहे कृषि जो प्रतिरूप अपनाए गए हैं, जिसमें और जिनमें जल की अधिक आवश्यकता महसूस की गई है, जल की अधिक आवश्यकता महसूस की गई है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में यदि गन्ने की कृषि के लिए तथा चीनी की मिलों के बड़ी संख्या में नलकूप लगाए गए, महाराष्ट्र में गन्ने की जो गन्ने की खेतों में और चीनी की मिलों में इतनी बड़ी संख्या में नलकूप लगा दिए गए कि लगभग 2000 कुएं जो अकेले ताल गांव में सूख गए। और इस समस्या से जो ये समस्या है, इस समस्या से लगभग 23,000 गांव ग्रसित हैं। 23,000 गांव ग्रसित हैं अकेले महाराष्ट्र में, जहां कृषि में भारी मात्रा में भूजल का दोहन किया गया, जबकि वर्तमान में पेयजल भी दुर्लभ हो गया है। इस प्रकार राजस्थान की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहां यदि कुल क्षेत्रफल का देखें, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल कुल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसका 63% 63% भाग अर्थात 2,15,142 वर्ग किलोमीटर ही भूजल संभव क्षेत्र है। इसका 29% भाग पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, जो लवणीय प्रकृति का है। 8% पहाड़ी भूमि है। इस भूजल जो एक संभाव्य क्षेत्र है, उसमें पिछले 2 दशकों में भूजल के अतिदोहन से भूजल स्तर में 5 से 10 मीटर नीचे चला गया है। परिणाम स्वरूप 1980 के दशक में कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध था, वहीं आज पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। विकास का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण के बाद में जल संकट और विशेष करके भूजल, अंडरग्राउंड, ग्राउंड वाटर, उनका सर्वाधिक दोहन जो कृषि और सिंचाई में किया जाता है। राजस्थान का उदाहरण लिया, महाराष्ट्र में गन्ने की खेती और चीनी मिलों की संख्या का उदाहरण लिया। इतने ज्यादा नलकूप लगा दिए गए कि पेयजल भी दुर्लभ हो गया, पेयजल के संकट हो गया। तीसरा, यदि बड़ा यदि प्रभाव देखें तो पारिस्थितिकीय संकट, इकोलॉजी प्रॉब्लम्स जिसको बोलते हैं, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। चौथा यदि संकट देखें तो डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन, जो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर में व पर्यावरण के भविष्य के लिए एक भीषण विनाश का द्योतक माना जाता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के यदि इसके प्रभावों को मोटे मोटे रूप से देखें तो पारिस्थितिकीय संकट वर्तमान समय में मानवीय अविवेकपूर्ण कार्यों के दुष्परिणाम स्वरूप विभिन्न पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिनके कारण जैव विविधता का विलोपन हो रहा है, बायोडायवर्सिटी का विलोपन हो रहा है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र अपने क्रिया जो विधि है उनको पूर्ण रूप से संपादित नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से
विभिन्न पोषण स्तर, खाद्य ऊर्जा का पूर्ण संचरण नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के विकास की सही दिशा जो होनी चाहिए, यह सही दिशा जीवन धारणीय व पोषणीय विकास, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो है। पारिस्थितिकीय पोषणीय विकास से ही एक उस पारिस्थितिकीय पोषणीय विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो मानव जीवन की, मानव कल्याण की उद्यमता को बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बनाए रखे, बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बनाए रखे, मानव कल्याण के लिए पोषणीय दृष्टिकोण में पर्यावरण के साथ में सामंजस्य करने की प्रेरणा देता है, जिसे पर्यावरणीय संतुलन मद्देनजर रखा जाता है। पोषणीय विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक तथ्यों का भी समन्वय करना होगा। इसे प्रकृति से बहुत कुछ सीखना होगा, क्योंकि हम अपने अविवेकपूर्ण कार्यों से प्रकृति की अमूल्य संपदा के रूप में प्राणियों, पादपों व पक्षियों को नष्ट कर रहे हैं। विकास की नई दिशा देकर के प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग किया जा सकता है। विकास की नई दिशा देख करके प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग किया जा सकता है तथा पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल के अनुरूप विकास प्रारूप अपना करके पोषणीय आधार व सामंजस्य करके पारिस्थितिकी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। वनोन्मूलन किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर व पर्यावरण के भविष्य के लिए एक भीषण विनाश का घातक है। यदि पीछे का उदाहरण ले, सन 1900 में भारत में वन क्षेत्रफल 7,000 मिलियन हेक्टेयर था और 1975 में यह घट करके 2,890 मिलियन हेक्टेयर और वर्तमान